प्यारे बच्चों, विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर से अपवर्तन। ठीक है। और अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं प्रकाश के बारे में, परावर्तन के बारे में तथा उत्तल और अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के बारे में। ठीक है, जो कि पिछले वीडियोज़ में मिल जाएंगे आप लोग को। तो उम्मीद है वो सब वीडियो देख लिए होंगे। तो आइए आगे पढ़ते हैं अपवर्तन के बारे में। तो देखो बच्चों, अपवर्तन क्या होता है। जैसा कि हम तुम लोग को शुरू में बताए थे पहली लेक्चर में कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। ठीक है। और बस उसका माध्यम एक समान हो तो वो सीधी रेखा में चलता रहेगा। लेकिन जैसे ही एक माध्यम से, मतलब मान लो हवा से, जैसे ही वो दूसरे माध्यम में, जैसे मान लो जल हो गया, तो हवा से जैसे ही जल में जाता है तो उसकी जो सीधी रेखा में गति करने का गुण होता है वो बदल सा जाता है। ठीक है, मतलब वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। तो आओ देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी। हाँ, तो ये है परिभाषा। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। ऐसे है, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह परिघटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो आओ चित्र के माध्यम से देखते हैं होता क्या है। जैसे मान लो ये वायु है और ये कांच है। ठीक है, ये पहला पारदर्शी माध्यम है और ये दूसरा पारदर्शी माध्यम है। ठीक है। प्रकाश की किरण मान लो ऐसे आ रही है और इस बिंदु पे आई। ठीक है, इसको जाना तो चाहिए सीधा, लेकिन वो मुड़ जाती है। ठीक है, किधर मुड़ती है, इधर मुड़ती है या फिर उधर मुड़ती है। ठीक है, अभी नोट में लिखवाएंगे। ये इधर मुड़ जाती है। ठीक है। तो सेम जैसे परावर्तन में बताए थे, ये आपतित किरण है, वहाँ पे क्या होता था, ये परावर्तित किरण होता था, लेकिन यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है ना, तो ये आपतित किरण कहलाएगी। आपतित किरण। और ये अपवर्तित किरण। सेम वैसे ही ये हो जाएगा आपतन कोण। जिसे कि हम यहाँ भी आई से निरूपित करेंगे। और ये कोण हो जाएगा अपवर्तन कोण। ठीक है, तो सभी चीज़ें क्लियर हैं। और ये है अभिलंब। ठीक है, जो कि उसमें भी था। तो यहाँ भी सेम वैसे ही तीन चीज़ें हैं। आपतित किरण है, बस यहाँ इसका नाम बदल गया है। जो दूसरे माध्यम में विचलित होता है उसको अपवर्तित किरण बोलेंगे। और ये आपतन कोण है जिसे कि हम आई से निरूपित करेंगे। और ये अपवर्तन कोण है जिसे कि हम आर से निरूपित करेंगे। ठीक है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आई और आर बराबर नहीं होंगे। ठीक है, जबकि परावर्तन में क्या होता था, ये दोनों बराबर होते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, बराबर नहीं है। यहाँ क्या दिख रहा है, आई बड़ा है आर से। ठीक है। तो अब बताते हैं कि किस स्थिति में ये अभिलंब से दूर जाएगा या फिर पास आएगा। ठीक है, देखो नोट करेंगे। सबसे पहले देखो नोट करेंगे, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो वर्ड आ रहे हैं, विरल और सघन। ठीक है, इससे घबराइए मत। ये बस घनत्व
का परिमाप के रूप में बताया जा रहा है। मतलब विरल मतलब जो जिसका घनत्व बहुत कम हो, ठीक है, और सघन मतलब जिसका घनत्व बहुत ही ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब ज़्यादा हो, ये रिलेटिव देखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो वायु है, इसका घनत्व कम है तो इसे हम विरल माध्यम बोलेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा विरल माध्यम। और देखो ये कांच इसके अपेक्षाकृत ये घनत्व तो इसका ज़्यादा है, इसलिए कांच यहाँ पे क्या हो जाएगा, सघन माध्यम, ठीक है। तो पहला नोट क्या है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब के पास जाएगी, ठीक है। जो भी प्रकाश की किरण है, ये अभिलंब है ना, ये अभिलंब है, ठीक है, ये अभिलंब के पास जाएगी, ठीक है। देखो ऐसे जाना चाहिए था लेकिन ये अभिलंब की तरफ झुक गई है, ठीक है, अभिलंब के पास, ठीक है। दूसरा नोट क्या है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी, ठीक है। तो देखो पहले माध्यम में क्या है, आई बड़ा है ना आर से, जब ये इधर आ जाएगा तो आर तो छोटा हो जाएगा ना, आई ये पूरा था। अब यहाँ पे क्या होगा, आई बड़ा होगा आर से, ठीक है, किस स्थिति में, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, ठीक है। और दूसरा नोट क्या है, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी। तो आइए देखते हैं कैसे जाएगी दूर। इसका चित्र बनाते हैं। मान लो इधर कांच है और इधर वायु है, ठीक है। अब सघन माध्यम ऊपर हो गया, विरल माध्यम नीचे, ठीक है, यह अभिलंब है और प्रकाश की किरण आ रही है सघन माध्यम से ऐसे, ठीक है। ये किसी एंगल पे आई जिसको हम बोलेंगे आई, ठीक है। इसे जाना तो चाहिए सीधे, लेकिन किधर जाएगी बताओ आप लोग, अभिलंब की तरफ या अभिलंब से दूर? अभिलंब से दूर जाएगी ना। नोट लिखवाए हैं, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाएगी तो वो अभिलंब से दूर जाएगी, ठीक है। तो ये अभिलंब से दूर की तरफ ऐसे सीधे निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कोण बढ़ गया आर, तो यहाँ हम क्या बोलेंगे, आई जो है वो छोटा होगा आर से, ठीक है। तो ये दोनों अच्छे से नोट कर लेंगे और इसको याद रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं अगला हेडिंग है अपवर्तन के नियम, ठीक है। जैसा कि हम लोग परावर्तन में भी पढ़े थे, ठीक है, उसमें का नियम याद है तो अच्छी बात है। तो इसमें देखते हैं पहला नियम, इसमें क्या होता है, जो सेम वही परावर्तन का नियम था पहला, वही इसका भी पहला नियम है। तो क्या था, आपतित किरण और अभिलंब तथा अपवर्तित किरण, यहाँ पे अपवर्तित किरण होगा क्योंकि अपवर्तन है, तो ये तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। जैसा कि हम पहले समझा चुके हैं, देख लेना वो वीडियो जाके फिर से पीछे। तो इसको लिखेंगे आपतित किरण कामा अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। ये सेम परावर्तन का भी था, ठीक है। अब दूसरा नियम क्या है, परावर्तन में क्या था दूसरा नियम कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, आई और आर बराबर नहीं है,
ठीक है। तो दूसरा नियम क्या है, आइए जानते हैं क्या है। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसमें एक वर्ड आया है ज्या। ठीक है, ज्या एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक है, जो कि लंब और कर्ण का अनुपात होता है। अभी बस इतना ही जानेंगे, मैथ में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसे साइन से निरूपित करते हैं। तो अगर मान लो आपतन कोण I है और अपवर्तन कोण R है, ठीक है, तो दूसरा नियम क्या बोलता है कि जो साइन, इसी को हम ज्या बोलते हैं हिंदी में, साइन I और साइन R है, इन दोनों का अनुपात एक नियतांक होगा। ठीक है, हमेशा एक नियत होगा किसी एक प्रकाश के लिए, ठीक है, किसी एक रंग के प्रकाश के लिए साइन I मतलब आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या दोनों का अनुपात हमेशा नियतांक होगा। ठीक है, इस नियतांक को हम यन से निरूपित करते हैं, आगे पढ़ेंगे यन के बारे में। ठीक है, तो इसको नोट कर लेंगे। और हाँ, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, कभी कभी अपवर्तन के नियम ना पूछ के एग्जाम में क्या पूछ लेता है, स्नेल का नियम लिखिए। ठीक है, स्नेल का नियम लिखने को बोलेगा तो क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे। ठीक है, ये दूसरा नियम। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाँ, तो अब देखो पढ़ेंगे अपवर्तनांक के बारे में। तो मतलब माध्यमों का अपवर्तनांक। देखो ये एक गुण है जिससे कि हम पता करते हैं कि वो प्रकाश को किस एंगल पे मोड़ेगी, मतलब उसमें चाल कितना होगा। ठीक है, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो हमारे जगत में बहुत सारे पारदर्शी माध्यम हैं। ठीक है, कोई मतलब प्रकाश को ज़्यादा एंगल पे मोड़ रहा है, कोई कम ही एंगल पे मोड़ रहा है। तो इन सब चीज़ों का सापेक्षिक ज्ञान लेने के लिए, मतलब एक गणना के लिए कि किस एंगल पे कर रहा है, कौन ज़्यादा एंगल पे कर रहा है, उसके लिए हम एक अपवर्तनांक नंबर डिसाइड किए। ठीक है, ये एक प्रकार का वैसे ही है जैसे कि हम घनत्व डिफाइन किए हैं, परिभाषित कर चुके हैं। ठीक है, घनत्व से हमें पता चल जाता है कि कौन सा वस्तु ज़्यादा ठोस है, कौन सा कम ठोस है। ठीक है, घनत्व का मान एग्जैक्ट पता रहता है। ठीक है, तो जैसे देखो मान लो यहाँ वायु है और इधर कांच है, और इधर वायु है और नीचे हीरा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये विरल से सघन में आ रहा है, ये क्या होगा, अविलंब की तरफ झुक जाएगा। ठीक है, ये वायु से कांच में आया, अब यहाँ हीरा में आता है तो यहाँ क्या होता है, ये भी वैसे ही झुकेगा, लेकिन ये क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा एंगल पे झुक जाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ कम एंगल पे, इसमें कुछ ज़्यादा ही एंगल पे। ठीक है, तो आखिर क्या चीज़ है उसमें, तो इन्हीं सब चीज़ों का सापेक्षिक ज्ञान के लिए या फिर कह सकते हैं गणना के लिए हम लोग एक टर्म डिफाइन किए, अपवर्तनांक। ठीक है, तो अपवर्तनांक की परिभाषा क्या है, देखो जो हम स्नेल का नियम पढ़े हैं, साइन I बटे साइन R
जो नियतांक आता है, ठीक है, वो किसी भी माध्यम के लिए, किसी एक ही प्रकार के प्रकाश के लिए वो हमेशा नियतांक रहता है, ये तो हम जानते हैं। तो इसी अनुपात को हम बोल देते हैं कि ये अपवर्तनांक है। अब ये देखो, ये सापेक्षिक होता है, निरपेक्ष भी होता है। तो आओ दोनों के बारे में पढ़ते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है और सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। तो इसमें पहला हेडिंग डालना निरपेक्ष अपवर्तनांक। देखो, ये निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, ये निर्वात के सापेक्ष में होता है। किसी भी पदार्थ का निर्वात के सापेक्ष में जो अपवर्तनांक होता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे आओ देखते हैं। हाँ, तो ये परिभाषा नोट करेंगे। जब प्रकाश का अपवर्तन निर्वात अर्थात वायु से, ठीक है, निर्वात और वायु यहाँ पे इन दोनों का सेम ही होता है अपवर्तनांक, से किसी अन्य माध्यम में होता है, ठीक है, मतलब यानी निर्वात से या फिर वायु से किसी अन्य माध्यम में जब प्रकाश जाता है तब आपतन कोण की ज्या, ठीक है, अपवर्तन कोण की ज्या को अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को लिखो, के अनुपात, ठीक है, इसको चेंज कर लेंगे। ज्या के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। इसे यन से निरूपित करते हैं। देखो, यन बराबर साइन आई बटे साइन आर, ठीक है, और इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लो वायु है, इधर कोई माध्यम है, ठीक है, इधर वायु रहे चाहे फिर निर्वात रहे, तो यहाँ पे जो आई बनेगा और ये आर बनेगा, तो यहाँ का साइन आई बटे साइन आर ये क्या बतलाएगा, इस माध्यम का अपवर्तनांक बताएगा, ठीक है। तो समझ में आया। और इस अपवर्तनांक को बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, जब यहाँ पहला माध्यम क्या हो, वायु हो अथवा निर्वात हो, ठीक है। ऐसे ही दूसरा हेडिंग है सापेक्ष अपवर्तनांक। उसमें क्या होता है, जहाँ वायु था वहाँ पे वायु और निर्वात न होकर कोई अन्य माध्यम हो, ठीक है। दूसरा हेडिंग डालेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक। इसमें क्या होता है, इसको हम सापेक्षिक तुलना करते हैं। जैसे मान लो एज एग्जाम्पल ले लो, मान लो तुम्हारे पास दो बैग्स हैं, ठीक है, एक 5 kg का है और दूसरा 500 kg का है। तो यहाँ पे अगर तुमको तुलनात्मक बोलना हो कि ये कितना ज़्यादा है, ठीक है, तो बोल सकते हैं कि 100 गुना ज़्यादा है, ठीक है, बोल सकते हैं ना। तो ये हो गया सापेक्षिक द्रव्यमान बता रहे हो कि 100 गुना ज़्यादा है वो, ठीक है, 5 kg का। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या होता है, ये सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, किसी माध्यम के सापेक्ष में हम जब किसी माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक बताते हैं तो उसको हम बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बताए थे कि जब पहला माध्यम वायु न होकर कोई और माध्यम हो, ठीक है, तो इस स्थिति में हम क्या बोलेंगे, जो यन आएगा उसको हम बोलेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक है, ठीक है। तो सापेक्ष अपवर्तनांक समझ गए। तो और समझते हैं इसको क्या होगा। जैसे मान लो इधर पहला माध्यम जल है और इधर कांच है, ठीक है, और ये प्रकाश की किरण आ रही है किसी आई एंगल पे, ठीक है। अब देखो जल और कांच में कौन सा घन कौन विरल होगा, सोचो, जल विरल होगा ना, इसका घनत्व तो कम है,
और ये सघन होगा। अब जब हम जानते हैं सघन से, जब विरल से सघन में आती है तो क्या होता है, ये सीधी न जाकर अविलंब की तरफ झुक जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो साइन आई बटे साइन आर होगा, जो यन आएगा साइन आई बटे साइन आर आएगा, वो क्या आएगा, कांच का अपवर्तनांक आएगा जल के सापेक्ष में। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, पहले माध्यम के सापेक्ष में दूसरे माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। ये पहले माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष में दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो इसे लिखेंगे कैसे। मान लो जल को हम लिखते हैं वाटर W से मान लो और कांच को G से, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ये कांच का अपवर्तनांक है तो ये Ng किसके रिस्पेक्ट में है, W को बगल में ऐसे, ठीक है। तो इसको हम ऐसे निरूपित करते हैं। इसको हम क्या पढ़ेंगे, कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष में, ठीक है। तो इसको हम नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे समाप्त हुआ सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। आगे देखते हैं, हेडिंग है अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध, ठीक है। तो देखते हैं, वायु में प्रकाश की चाल हम बता चुके हैं पहले ही लेक्चर में, कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये वायु में प्रकाश की चाल है। अगर किसी माध्यम में जाता है तो इसकी चाल बदल जाती है। जैसे जल में प्रकाश की चाल कुछ और होगी, कांच में प्रकाश की चाल कुछ और होगी, ठीक है। वो कितना बदलता है, कैसे बदलता है, उसके अपवर्तनांक पे निर्भर करता है, ठीक है। तो अपवर्तनांक जितना ही ज़्यादा होगा उतना ही कम उसमें प्रकाश की चाल होगी, ठीक है। जैसे मान लो वायु में प्रकाश की चाल चलती हुई आ रही है, अब कोई दूसरे माध्यम में जैसे ही जाएगी तो वो तो मुड़ेगी, लेकिन इसका चाल भी कम हो जाता है, ठीक है। जो प्रकाश की चाल इधर थी, अब इसका कोई माध्यम है, अगर ये विरल है और ये सघन है, तो इससे कम ही हो जाएगा प्रकाश का चाल, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा घनत्व वाले पदार्थ में जाती है तो प्रकाश की चाल कम हो जाती है, ठीक है। जो भी चाल हो जाएगी, मान लो निर्वात में प्रकाश की चाल को हम C से निरूपित करते हैं और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल जा रही है तो उसको V से, ठीक है। तो ये जो भी आती है इनका अनुपात भी नियतांक रहता है, C और V का भी, ठीक है। तो इस माध्यम का अपवर्तनांक इनके अनुपात के बराबर होता है। तो आइए फार्मूला देखते हैं क्या होता है। जो अपवर्तनांक होता है ये होता है वायु में प्रकाश की चाल, जिसको हम C से निरूपित करते हैं, और होता है माध्यम में प्रकाश की चाल, जिसको हम V से निरूपित करते हैं, ठीक है। यही होता है अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध, ठीक है। तो प्रकाश की चाल अगर दिया हुआ है वायु में और माध्यम में प्रकाश की चाल दी हुई है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, उस माध्यम का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लो वो कोई माध्यम है, कांच है, ठीक है, तो उसको हम यहाँ Ng लिख देंगे। वाटर है तो Nw लिख देंगे, और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, वायु में ना, तो A यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ आंकिक प्रश्न। पहला प्रश्न नोट करिएगा। देखो क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो जल में प्रकाश की चाल पूछ रहा है, ठीक है। यानी V का मान पूछ रहा है, C का मान दे दिया हुआ है और N का मान दे दिया हुआ है,
अब जब कहीं भी क्वेश्चन में बोले कि जल का अपवर्तनांक या फिर कांच का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक बोले, तो हमेशा समझ लो वो वायु के सापेक्ष ही दिया हुआ है, मतलब वो निरपेक्ष है। ठीक है, तो अभी हम सूत्र बताए हैं, अपवर्तनांक जो होता है वो c/v होता है। ये वायु में प्रकाश की चाल है और उस माध्यम में प्रकाश की चाल है। तो यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं, कौन कौन सा दिया हुआ? वायु में प्रकाश की चाल, जिसको हम c से निरूपित करते हैं, तो यानी ये दिया हुआ है, और अपवर्तनांक ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हल कर ही लेंगे, रख देते हैं 4/3 = 3 × 10⁸ ठीक है, तो ये गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा v = 9/4 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसको हल कर लेंगे, दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जो भी क्वेश्चन होंगे किताब में उसको लगाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, और एक और क्वेश्चन समझाते हैं आप लोग को। हाँ तो बच्चों ये देखो दूसरा क्वेश्चन है, दो माध्यम दिया हुआ है, वायु और एक जल। ठीक है, और दो कोण दिए गए हैं और पूछ रहा है जल का अपवर्तनांक। ठीक है, वायु के सापेक्ष में लिखो या फिर मत लिखो, वायु और निर्वात के सापेक्ष में लिखो या फिर नत लिखो, वो बराबर ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? जल का अपवर्तनांक पूछ रहा है। हम जानते हैं कि अपवर्तनांक किसी माध्यम का क्या होता है? sin i/sin r होता है। ठीक है, तो हमको I और R चाहिए यहाँ पे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखो I क्या होता है? जो आपतित किरण होती है और अभिलंब होता है, उसके बीच का कोण होता है। तो पहले हम अभिलंब बना देते हैं। ठीक है, अब ये देखो ये वाला एंगल हमको निकालना है, पूरा एंगल दिया हुआ है, पूरा कोण। अब हम जानते हैं कि ये अभिलंब है, तो यहाँ पे ये लंबवत होगा, तो टोटल 135 है। तो I निकालने के लिए क्या करेंगे? I = हो जाएगा 135 माइनस 90 कर देंगे ना, तो ये हमको कोण पता चल जाएगा I। तो I कितना आ रहा है? 45 एंगल। ठीक है, 45 डिग्री। और ऐसे ही R हम निकालेंगे, ये पूरा दिया हुआ है 120, और हम जानते हैं कि ये अभिलंब है, तो ये 90 अंश होगा। तो 120 में से 90 अंश घटाएंगे तो कितना आएगा? ऐसे ही R हम निकाल लेंगे, 120 माइनस 90, तो ये आएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो हमको I पता चल गया, R पता चल गया, तब हम N निकाल लेंगे। जल का A के सापेक्ष sin I/sin R। ठीक है, इसमें लिखेंगे sin 40 डिग्री बाई sin 30 डिग्री, और sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 बाई, और 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो इसको हल करेंगे तो ये आएगा √2। ठीक है, तो और ये 2 का वर्गमूल हमको पता है 1.414 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ आप लोग को दिक्कत आ रही है साइन का वैल्यू कैसे रख दिए, तो साइन के वैल्यू दिए रहेंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन कीजिएगा, और कुछ वैल्यूज हैं उनको याद कर लेना। अभी नोट करा दे रहे हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड साइन के मान हैं। ठीक है, जब साइन 0 होगा तो 0 होगा, साइन 30 होगा तो अभी रखे हैं 1/2, और साइन 45 होगा एंगल तो 1/√2 वैल्यू होगा, और साइन 60 होगा तो √3/2, और साइन 91। ठीक है, तो इसको याद रख लेना। बाकी इसके अलावा कोई भी एंगल आएगा तो वो क्वेश्चन में दे दिया रहेगा उस एंगल का मान। ठीक है, उसकी ज्या का मान, तो इसको नोट कर लेंगे। और हाँ, तो सबके पास किताब तो होगी ही, तो घर पे क्या करना, तुम लोग न्यूमेरिकल लगाना इस चैप्टर का, जो कि दर्पण सूत्र बताए थे, और भी R = 2F बताए थे। इससे संबंधित और ये अपवर्तनांक से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल होंगे
जिस टाइप का हम बता चुके हैं उसको लगाने की कोशिश करना, अगर ना आए तो पूछ लेना, ठीक है। उसका हम वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन थोड़ा कठिन होगा, और घर पे रहें और पढ़ाई करें और अच्छे से वीडियो देखें, ठीक है। धन्यवाद।